स्टडी पॉइंट। बेटा आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का द फ्रेंच रेवोल्यूशन का टॉपिक 4 करेंगे। आज इस टॉपिक में हम डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। Women were active participants in the event which brought about so many important changes in the French society. They hoped that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. Most women of the third estate had to work for a living. They worked as the seamstress and the laundress, sold flowers, fruits, vegetables and the market at the market, or were employed by the domestic servant in the house of the prosperous people. Most women did not have the access to education or job training. Only daughter of the nobles or wealthier members of the third estate could study at the convent, after which their families arranged a marriage for them. Working women had also a care for their families, that is, cook, fetch water, queue up for bread, and looking after the children. Their wages were lower than those of men. अब बेटा इसमें क्या है, जो औरतें थी वो फ्रांसीसी समाज में इम्पोर्टेंट चेंज लाने वाली जो गतिविधियां थी, ठीक है, उसमें उनका बहुत ही एक्टिव रोल रहा था, ठीक है, और उनकी भागीदारी भी रही रेवोल्यूशन गवर्नमेंट को बनाने में और जीवन सुधारने हेतु जो ठोस कदम उठाने के लिए वो प्रेरित करती थी, ठीक है। फिर तीसरे स्टेट की जो महिलाएं थी वो सिर्फ जीने के लिए ही काम करती थी, जैसे कि क्योंकि उनके पास रोटी खाने के लिए काम करना पड़ता था, उनके पास सिर्फ वो वाली औरतें थी जो सिलाई बुनाई कपड़ों की धुलाई करती थी, बाज़ारों में फूल सब्जियां बेचती थी और संपन्न घरों में घरेलू जो काम थे वो करती थी। जो मेनली वो औरतों के पास एजुकेशन तथा जो प्रोफेशन के जो मौके थे ना वो क्या थे, कम थे, ठीक है। एजुकेशन एंड जॉब्स ट्रेनिंग जो प्रोफेशन के मौके क्या थे, कम थे। केवल जो नोबल्स की जो लड़कियां थी है ना, जो बड़े परिवारों की जो लड़कियां थी तथा तीसरे स्टेट के जो अमीर लोग थे, द वेल्थियर मेंबर्स एंड द थर्ड स्टेट, ठीक है, उन्हीं को एजुकेशन का अधिकार होता था, वो एजुकेशन लेती थी और प्रोफेशन के मौके भी उन लड़कियों को कॉन्वेंट में पढ़ ही पाती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। जो कामकाजी महिलाएं थीं को अपने परिवार को पालने का ही केयर करती थी, फैमिलीज की केयर करती थी, और क्या था, जैसे कि खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर ब्रेड और रोटी लाना और बच्चों की देख रेख करनी। उनकी जो मजदूरी थी, वेजेस जो मैन थे ना, उसकी जो तुलना की जाए अगर तो उसके तुलना में कम थी। जो इन ऑर्डर टू द डिस्कस ऑफ द वॉइस देयर इंटरेस्ट वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर। जो महिलाएं थी अपने जो हितों के लिए, राइट्स के लिए, उन्होंने चर्चा मतलब ग्रुप बनाने शुरू कर दिए और पॉलिटिकल ग्रुप शुरू कर दिए जिसमें वो डिस्कस करती थी और अखबार निकाले। अबाउट 60 वुमेन क्लब केम अप डिफरेंट फ्रेंच सिटीज़। अब 60 वुमेन क्लब बन गए थे फ्रेंच सिटीज़ में। द सोसाइटी
of revolutionary and the Republic woman was most famous of them. फ्रांस के डिफरेंट नगरों में महिलाओं ने 60 क्लब बनाए थे और उनमें द सोसाइटी और रेवोल्यूशनरी जो क्लब था वो रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वीमेन जो क्लब था वो सबसे मशहूर क्लब था। उनकी एक मेन जो थी मांग क्या थी, वो पुरुषों के समान पॉलिटिकल अधिकार चाहती थी। मेन डिमांड क्या थी? दे एंजॉयड द पॉलिटिकल राइट्स एज मैन। ठीक है, पुरुषों के समान अधिकार चाहती थी। अब वुमेन वर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 reduced them a passive citizens. They demanded the right to vote, to be elected to the assembly, to hold political offices. Only then they felt would their interest be represented in the new government. अब क्या था, वो जो औरतें थी वो पुरुषों के समान पॉलिटिकल अधिकार चाहती थी। अब जो लेडीज़ थी, महिलाएं थी, इस बात से जो निराश हो गई कि 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसको पैसिव नागरिकता दी गई का दर्जा दिया गया। अब जो औरतें थी ने जो मताधिकार असेंबली के लिए चुने जाने तथा जो पॉलिटिकल पद होते हैं उनके की मांग रखी, राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व होगा, रिप्रेजेंट होगा, अगर उनको कोई पॉलिटिकल राइट मिले। अब बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ में आएगा, the early years, the revolutionary government did introduce law that helped improve their lives of women. Together with the creation of the state school, schooling was made compulsory for all girls. Their father could no longer force them into marriage against their will. Marriage was made into a contract entered into a freely and registered under civil law. Divorce was made legal and could be applied by the both women and men. Women could now train for jobs, could become artists or run small businesses. अब क्या था, जो स्टार्टिंग ईयर थे ना क्रांतिकारी सरकार ने जो वुमेन थी के जीवन में सुधार लाने के लिए नए कानून बनाए। अब सरकारी स्कूल की स्थापना की गई, लड़कियों को स्कूलों में भेजा गया और एजुकेशन कंपल्सरी कर दी और उनके खिलाफ शादी, पिता अब अपनी मर्जी से उनके खिलाफ शादी नहीं कर सकते थे और कानून के तहत जो शादी हुई थी उसका जो रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी था। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया। अब महिलाएं जो प्रोफेशनल हो रही थी वो अब और ट्रेंड हो रही थी जॉब्स के लिए, ठीक है, आर्टिस्ट के लिए, वो कई तरह के छोटे छोटे बिजनेस वगैरह कर रही थी। वुमेन स्ट्रगल फॉर equal rights however continued during the regime of terror. The new government issued a law ordering closure of women club and banning their political activities. Many prominent women were arrested and a number of them executed. अब क्या था, जो राजनीतिक अधिकारों के लिए महिला जो संघर्ष कर रही थी है ना, आतंक राज के दौरान सरकार ने इन महिलाओं के क्लबों को बंद कर दिया था और उनकी जो पॉलिटिकल गतिविधियां थी उन पर भी रोक लगा दी थी। अब कानून भी लागू कर दिया था कि जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार भी किया गया और कुछ को तो फांसी भी
चढ़ा दिया गया था। एग्जीक्यूटेड मतलब फांसी चढ़ा दिया गया था। प्रोमिनेंट मतलब जानी मानी महिलाएं। Women's movement for voting right and equal wages continued through the next 200 years in many countries of the world. The fight for the vote was carried out through an international suffrage movement during the late 19th century and early 20th century. The example of the political activities of French women during the Revolutionary War year was kept alive as an inspiring memory. It was finally 1946 that women in France won a right to vote. अब क्या था? वुमेन्स मूवमेंट और वोटिंग राइट के लिए जो वुमेन्स का आंदोलन था वो काफ़ी सदियों से अनेक देशों में चलता आ रहा है। राइट टू वोट का जो संघर्ष है ना वो 19वीं सदी के एंड तक और 20वीं सदी के शुरू तक इंटरनेशनल वोट के ज़रिए चलता रहा। अब क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान जो फ्रांसीसी महिलाएं थी उनको राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में ज़िंदा रखा गया। ठीक है। और क्या हुआ? 1946 में फ्रांस की जो महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। कब जाके? 1946 में। थैंक यू बेटा। इस चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।